हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है वह आजीवन कुंवारी रह गई, कोई उसे लूट कर चला गया। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। यामिनी वर्मा ने घड़ी की तरफ देखकर सुमन से कहा, सुमन जल्दी देखो, कोई बाहर बैठा है तो अंदर भेज दो, मुझे फिर जाना है। सुमन के बुलाने पर फिर जो व्यक्ति अंदर आया उसे देखकर प्रधानाचार्य यामिनी गुप्ता अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसके मुंह से निकला, रोहित तुम और यहाँ? वह व्यक्ति बोला, अरे यामिनी तुम, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से मिलोगी। यह मेरी बेटी रिया है। 6 महीने पहले इसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं बहुत परेशान हूँ कि इसे कैसे पालूंगा। सोचा किसी हॉस्टल में दाखिला करा देता हूँ। किसी ने स्कूल और यहाँ के हॉस्टल की बहुत तारीफ की थी। मुझे अपनी बेटी का दाखिला कराना है। बच्ची को देखकर यामिनी का हृदय पिघल गया। वह सोचने लगी, इतना कुछ खोने के बाद रोहित ने अपने आप को कैसे संभाला होगा। रोहित यामिनी से बोला, यामिनी मैं अपनी बेटी के एडमिशन की तुमसे बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, मुझे निराश मत करना। इतना कहना था। यामिनी बोली, कमाल करते हो रोहित, क्या मैं अपनी बेटी को अपने ही स्कूल में एडमिशन नहीं दूंगी? यह लो फॉर्म फिल कर दो, कल ऑफिस आकर फीस जमा करा देना। 7 दिन बाद जब स्कूल खुलेगा तो उसे लेकर आ जाना, तब तक हॉस्टल के अन्य बच्चे भी आ जाएंगे। रोहित बोला, 7 दिन बाद नहीं यामिनी, मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा। तुम इसे अभी यहाँ रख लो, और हाँ, जो भी ड्रेसेस वगैरह खरीदनी है आज ही चलकर खरीद लेते हैं। यामिनी चौंकते हुए बोली, खरीद लेते हैं मतलब? रोहित बोला, यही कि तुम मेरे साथ चलो, इस शहर में अभी मैं नया हूँ, कहाँ भटकता फिरूंगा। रोहित ने इतने अपनेपन से आग्रह किया तो यामिनी मना नहीं कर पाई। फिर उसकी नज़र बच्ची पर पड़ी जो अपलक उसे देखे जा रही थी। बच्ची सच में बहुत प्यारी थी। यामिनी ने सुमन से कहा, सुमन मेरे पीछे से सब संभाल लेना, किसी का फ़ोन आए तो कह देना मैं बाहर गई हूँ। सुमन अपनी प्रिंसिपल मैम को इतनी खुश और बेफिक्र पहली बार देख रही थी। उसने पूछा, और मैडम खाना? तो यामिनी बोली, खाना हम वापस आकर खाएंगे, और हाँ, खाना थोड़ा ज़्यादा बनवा लेना। मेज़ पर पड़ी फाइलों को देखते हुए यामिनी ने सुमन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें समेटकर वार्डरोब में रख दो। यामिनी रोहित से बोली, रोहित रुको, जीप बुलवा लेते हैं। यामिनी ने ऑफिस की जीप बुलवाई और फिर वे तीनों जीप में बैठकर मार्केट की तरफ चल दिए। यामिनी ने नजरें बचाते हुए रोहित को देखा। 8 साल बाद भी वह पहले जैसा लग रहा था, थोड़ा सा शरीर भर गया था। रोहित की नज़र भी यामिनी पर पड़ी तो वह तुरंत ही झेप गई। रोहित बोला, तुम आज भी वैसी ही हो जैसी कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। यामिनी बोली, उम्र तो तुम्हें भी छू कर भी नहीं जा सकी। तभी जीप मार्केट पहुंच गई। उन्होंने रेडीमेड कपड़ों की दुकान से बच्ची के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदी। यामिनी मार्केट से वापस लौटी तो सुमन आश्चर्य से उन्हें देखती रह गई। मैडम जी, इससे पहले मुस्कुराती थी तो लगता था अंदर गहरी खामोशी है, परंतु आज वह इतना चहक रही थी कि उनका व्यक्तित्व तो कुछ और ही बयां कर रहा था। लेकिन सुमन पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। यामिनी से कुछ भी पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। उनका व्यक्तित्व रोबिला है। यामिनी की कॉलेज फ्रेंड ममता ही यामिनी से पर्सनल बातें कर सकती है। एक वही है जिसे प्रिंसिपल मैडम जी के कमरे में बिना पूछे अंदर जाने की इजाज़त है, वरना अन्य टीचर्स को तो काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। परंतु 1 सप्ताह की छुट्टियों के चलते ममता मैडम भी अपने घर गई हुई हैं। सुमन को अजनबी पुरुष और उसकी बच्ची को लेकर कुछ खटक रहा था। सुमन सोचने लगी, अब तो इसकी गुत्थी ममता मैडम आकर ही खोलेंगी, क्योंकि वह दोनों एक साथ पड़ी हैं। ममता मैडम और प्रिंसिपल यामिनी एक दूसरे के पल पल की राजदार हैं। यामिनी चाहती थी कि रोहित उसके पास 2-3 दिन रुके, लेकिन वह रुका नहीं। रोती हुई बच्ची को यामिनी की गोद में सौंपकर तुरंत ही वहां से चला गया। सुमन ने कहा, मैडम जी, इस बच्ची को हॉस्टल में छोड़ दूं क्या? तो यामिनी तुनक कर बोली, पागल हो गई हो क्या? खाली पड़े हॉस्टल में बच्ची को छोड़ने की बात कह रही हो? तब तक बच्चे नहीं आते, रिया मेरे पास ही रहेगी। दूसरे दिन सुबह सुमन उठी तो उसने देखा कि यामिनी मैडम
हाथ में दूध का गिलास लिए रिया के पास जा रही थी। प्यार से रिया को दूध पिलाने के बाद उसके बाल संवारने लगी। तभी सुमन बोली, मैडम जी लाइए, बच्ची की चोटी मैं बना दे रही हूँ। यामिनी ने कहा, नहीं, तुम जाकर नाश्ता बनाओ, चोटी मैं बनाऊंगी। चोटी बनाते समय यामिनी ने बच्ची से पूछा, गुड़िया तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे जैसे ही सुंदर रही होगी, है ना? तुम्हारी मम्मी को क्या बीमारी थी? तो बच्ची बोली, पता नहीं आंटी जी, मम्मी 4-5 महीने अस्पताल में रही थी, फिर वह घर नहीं लौटी। अगला 1 सप्ताह पलक झपकते ही बीत गया। यामिनी रिया के साथ घुल मिल गई। लड़कियां हॉस्टल में वापस आनी शुरू हो चुकी थी। यामिनी की सहेली मैडम ममता भी परिवार सहित लौट आई थी। सुमन से रहा नहीं गया और उसने सारी कहानी ममता को जाकर सुना दी। ममता ने कहा, ठीक है, अभी तुम जाओ, कल शाम को देखते हैं। अगले दिन शाम को ममता यामिनी से मिलने उसके क्वार्टर पर आई तो बिना कोई भूमिका साधे यामिनी ने बताया कि रिया रोहित की बेटी है। उसकी माँ का निधन हो चुका है। रोहित हमारे स्कूल में अपनी बच्ची का दाखिला कराने आया था। ममता ने शक जाहिर करते हुए कहा, रोहित को कैसे पता चला कि तुम इस हॉस्टल की प्रिंसिपल हो? यामिनी ने बताया, नहीं, उसे पहले से पता नहीं था, वह तो मुझे देखकर चौंक गया था। यामिनी का व्यवहार बदल चुका था, वह अतीत में लौट चुकी थी। ममता को यामिनी का बदला हुआ व्यवहार खटक रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपने क्वार्टर पर लौट आई। यामिनी अतीत की यादों में खो गई। यामिनी और रोहित कॉलेज फ्रेंड हुआ करते थे। ममता उनकी कॉमन फ्रेंड थी। यामिनी और रोहित एक दूसरे से प्यार करते थे। यामिनी का गोरा रंग, घुंघराले बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते थे। यामिनी वैसे तो सुंदर थी, लेकिन गरीब घर से थी। यामिनी पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। ममता ने बीएड कर ली और वह टीचर बन गई। यामिनी ने एमएससी और पीएचडी की। फिर एक दिन रोहित ने यामिनी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। बात घर वालों तक पहुंची। दोनों के घर वाले भी राजी हो गए। फिर एक दिन रोहित ने बताया कि वह यामिनी से शादी नहीं कर सकता। उसके पिताजी ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है और वह अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता। यामिनी के अनेकों सवाल पूछने के बाद भी रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। यामिनी के सपने चकनाचूर हो गए। उस दिन यामिनी बहुत रोई थी। रोहित ने अमीर घर की सुंदर लड़की शिखा से विवाह कर लिया। यामिनी ने आजीवन विवाह न करने का फैसला लिया और आज वह एक आवासीय स्कूल में प्रिंसिपल है। रोहित ने शिखा से शादी की तो यामिनी टूट गई थी। कई साल उसके हताशा और निराशा में गुजरे। फिर उसने स्वयं को संभाला। रोहित ने उसके साथ बेवफाई की थी, लेकिन वह भी अपने माँ बाप के हाथों मजबूर था। अब एक अजनबी शहर में रोहित और यामिनी का मिलना महज एक संयोग ही था और ममता उन दोनों की कॉमन फ्रेंड भी इसी कॉलेज में अपने परिवार सहित रहती है। वह भी टीचर है। एक दिन यामिनी ने ममता से बताया, देखो ममता, रोहित की बेटी रिया बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो ममता चिढ़कर बोली, जानती हूँ, परंतु इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलने की क्या ज़रूरत है? यामिनी बोली, ममता, तुम जानती हो कि रिया रोहित के पुराने रिश्ते के अनुसार मेरी बेटी ही है। ममता को यामिनी की बातों से चिढ़ होने लगी। वह आज भी रोहित में अपना भावी जीवन साथी खोज रही थी। एक बेवफा जो उसे छोड़कर चला गया था और अमीर लड़की से उसने विवाह कर लिया था, आज दोबारा लौटा है तो फिर से उससे रिश्ते बनाना चाहती है। वास्तव में यामिनी की चाहत रोहित के प्रति कभी खत्म ही नहीं हुई थी। यामिनी ने अपनी अलमारी के अंदर रोहित की एक बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। वह अपने दिल के अंदर रोहित के अलावा किसी और को कभी जगह ही नहीं दे पाई। इसलिए तो उसने शादी नहीं की। यामिनी पर फिर से रोहित के प्यार का पागलपन छा रहा था। ममता भी अपनी सहेली के पागलपन से बेखबर नहीं थी। अगली बार रोहित अपनी बेटी से मिलने आया तो यामिनी के आग्रह करके उसे 3-4 दिन के लिए रोक लिया। पहले दिन रोहित, रिया और यामिनी घूमने गए। बाहर ही खाना खाया। ममता यह सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन वह अपनी सहेली की कोमल भावनाओं को कुचलना नहीं चाहती थी। वह सोचने लगी, शायद रोहित सही हो, यामिनी की जिंदगी में खुशियां लौट आएं और उसकी जिंदगी संवर जाए। जब तक रोहित वहां रहा, यामिनी में बहारों का संचय होने लगा।
एक दिन यामिनी ने रोहित से पूछा, रोहित, क्या तुमने कभी मुझे मिस किया? तो रोहित बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शिखा के साथ रहते हुए भी मैं सदा तुम्हारे साथ ही था। रोहित की बातें सुनकर यामिनी अंदर तक भीग गई। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा पसर गया। फिर यामिनी ने पूछा, रोहित, अब क्या रुचि है तुम्हारी? कुछ पढ़ते हो या फिर गृहस्थी में ही रम गए थे? रोहित ने हंसते हुए कहा, अब कुछ भी पढ़ना कहाँ संभव हो पाता है। अब तो जिंदगी का यथार्थ सामने है। बस काम ही काम है, फिर थक कर सो जाता हूँ। बातों ही बातों में कब रात काली हो गई पता ही नहीं चला। आज रात यामिनी रोहित की बाहों में मोम की तरह पिघल गई। यामिनी ने अगले दिन के लिए कुछ प्रोग्राम बनाया हुआ था, लेकिन रोहित सुबह जल्दी उठकर वहां से निकल गया। रिया रो रही थी तो यामिनी ने उसे संभाला। यामिनी रोहित से कहना चाहती थी कि अब मुझे अपना लो, लेकिन वह कह नहीं पाई। रोहित को गए 5 महीने बीत गए। वह फोन पर भी अपनी बेटी का हालचाल पूछ लेता था, लेकिन एक दिन रोहित का फोन आया कि रिया की मौसी उसे लेने आ रही है, तुम उसे उसके साथ भेज देना। यामिनी ने रोहित से पूछा, क्या तुम रिया को लेने नहीं आओगे? रोहित शायद जल्दबाजी में था, उसने यामिनी की पूरी बात भी नहीं सुनी और फोन काट दिया। अगले दिन रिया की मौसी उसे लेने आ गई। यामिनी ने उससे पूछा कि ऐसा क्या काम हो गया जो रोहित अपनी बेटी को लेने भी नहीं आ सका। तो रिया की मौसी ने बताया, सच तो यह है यामिनी जी कि शिखा दीदी की मौत के बाद रोहित जीजाजी के सामने रिया ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वह जिससे शादी करने जा रहे हैं वह उनके फैक्ट्री मालिक की बेटी है, लेकिन वह रिया को अपनाना नहीं चाहती। मैं भी क्या करूं, मेरी अपनी शादीशुदा जिंदगी है। अब शायद मेरी माँ ही रिया को अपने पास रखेंगी। रिया की मौसी ने कहा, सच कहूं तो यामिनी जी, रोहित जीजाजी हमेशा से ही दिल फेंक इंसान रहे हैं। उनकी इसी स्वभाव के चलते मेरी दीदी बीमार रहने लगी थी। दीदी के सामने ही उन्हें फैक्ट्री मालिक की बेटी से प्रेम हो गया था। सबको लगता है कि शिखा दीदी की मौत बीमारी के कारण हुई होगी, लेकिन मेरी शिखा दीदी ने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी। वह अपने पति की इस बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर सकी। यह कहते हुए रिया की मौसी का गला रुंध गया। रिया की मौसी उसे लेकर चली गई। यामिनी पत्थर सी बनी अवाक वहीं बैठ गई। यामिनी एक बार फिर से खुद को ठगा महसूस कर रही थी। उसे तेज बुखार हो गया। आंखें खुली तो रिया उसके पास बैठी थी, हाथ सहला रही थी। सुमन माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। रिया की मौसी उसे यामिनी के पास लेकर आई थी। अब रिया को यामिनी से बहुत लगाव हो गया था। वह अब उसके बगैर रह नहीं पा रही थी। रिया की मौसी ने बताया कि वह रोहित से लड़कर उसे यहाँ लेकर आई है। वैसे भी रोहित को रिया से कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कि रिया को यामिनी से बेहतर माँ नहीं मिल सकती। यामिनी ने रिया को अपनी बाहों में समेट लिया। आखिर यामिनी और रिया की माँ दोनों को ही रोहित नामक राक्षस द्वारा समूचा निगल लिया गया था। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान। उम्मीद है आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।